दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पिछले सालों के प्रश्न उठाकर देखेंगे तो वायुमंडल और उसकी संरचना से लगभग हर साल सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अक्सर हम सौरमंडल और समतापमंडल की विशेषताओं को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कराऊंगा और अगले 10-15 मिनट में यह टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ध्यान से देखिए और चलो शुरुआत करते हैं वायुमंडल की। पहले देखते हैं कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल किसको बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों और निलंबित कणकीय पदार्थ हैं, इनका जो आवरण बना हुआ है उसी को अपन वायुमंडल बोलते हैं। निलंबित कणकीय पदार्थों में जो धूल कण वगैरह हैं या जो बर्फ कण वगैरह हैं, इनको अपन वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी उत्पत्ति बात करते हैं। क्या शुरू से लेके अब तक ऐसा कैसा वायुमंडल है, पृथ्वी के प्रारंभ से लेकर अब तक ऑक्सीजन मौजूद थी? नहीं। इसके आपको पता होगा कि पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम का बादल था, उससे इसका निर्माण हुआ है। तो पहले वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही मौजूद थी। तो प्रथम चरण में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद थी, जो कि सौर पवनों के कारण, सूर्य से आने वाली पवनों के कारण इनका यहाँ से दूर धकेल दी गई है। जब हाइड्रोजन और हीलियम की समाप्ति हुई तो पृथ्वी का तापमान थोड़ा गिरने लगा। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह स्थलमंडल ठंडी होने लगी और ये चट्टान का रूप लेने लगी। लेकिन जो पृथ्वी का आंतरिक भाग था उसमें अभी भी मैग्मा मौजूद था। उस मैग्मा के कारण ज्वालामुखी उद्गार होने लगा। आपको पता होगा कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? CO2, अमोनियम, मीथेन और जलवाष्प। अपने द्वितीय चरण में वायुमंडल का जो द्वितीय चरण बना है, द्वितीय चरण की जब बात करते हैं वायुमंडल की, तो इसमें जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखो कैसे, जो जलवाष्प है इसका वायुमंडल में जाने के बाद संघनन होने लगेगा। संघनन के पश्चात इसका वर्षण होगा और वर्षण होने से ये वर्षा के रूप में जो पृथ्वी की सतह पर जो गर्त बने हुए थे वहाँ पर महासागरों का निर्माण होगा। इन महासागरों में समय के साथ शैवालों का निर्माण हुआ, एकाकी जो जीव थे उनका निर्माण हुआ और इन जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन में वृद्धि किया और CO2 में कमी किया। ये अपना तीसरा चरण। तो पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति को अपन 3 चरणों में समझते हैं। पहला हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार के कारण CO2, अमोनियम, मीथेन और जलवाष्प, ये है दूसरा चरण। तीसरा चरण जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होने लगी और CO2 की कमी होने लगी, और ये तीसरा चरण आज वर्तमान का वायुमंडल प्रदान करता है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? जब इसकी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। अपने वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की अधिकता है। कितने प्रतिशत है ये? 78%, लगभग 78% के समथिंग है। नाइट्रोजन का कार्य क्या क्या है इसका अपन देख लिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इसका उपयोग क्या है, अपने जीवन में इसका क्या उपयोग आता है कि नहीं आता? तो ये जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन की उत्कंठा को कम करती है, ऑक्सीजन को जल्दी से आग पकड़ाने से रोकती है। यदि नाइट्रोजन नहीं होती, केवल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होता तो चारों तरफ आग लगी रहती। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की उत्कंठता को कम करती है और दूसरा ये मृदा स्थिरीकरण करती है। आपको पता है कि कृषि में नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके 2 कार्य देख लिए। दूसरा, नाइट्रोजन के पश्चात सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? लगभग 21% के समथिंग पाई जाती है। इसकी प्रॉपर वैल्यू देखें तो 20.95% पाई जाती है। ये ऑक्सीजन का क्या है योगदान है, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन पाई जाती है, आर्गन गैस पाई जाती है। ये कितने प्रतिशत है? 0.93
प्रतिशत पाई जाती है। ये एक अक्रिय गैस है, ध्यान रखना, ये अक्रिय गैस है। और जो अपन विद्युत के बल्ब बनाते हैं, विद्युत बल्ब होते हैं, इसमें इसका उपयोग होता है, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गई, ऑर्गन हो गई। उसके बाद पाई जाती है CO2। इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये हरित गृह गैस का कार्य करती है। पेड़ पौधों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से अपन ऑक्सीजन लेते हैं इस तरह से पेड़ पौधे अपना ऑक्सीजन CO2 से ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल कौन कौन सी गैस पाई जाती है, इसके बारे में अपनी बात हो गई। अब वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं कि कितनी ऊंचाई पर क्या होता है, कौन सा मंडल पाया जाता है, तो अपन उसकी बात करते हैं। ओजोन कौन से मंडल में पाया जाता है, और जो उल्का पिंड आते हैं वो कौन से मंडल में उनका दहन होने लगता है। तो अपन बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। देखो, ये हो गई पृथ्वी सतह। पृथ्वी सतह से जो प्रारंभिक वायुमंडल है विश्व पर 18 किलोमीटर का, और जो ध्रुव होते हैं इन पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है सौर मंडल की। जो पहला मंडल पाया जाता है उसको बोलते हैं सौर मंडल। इसकी ऊंचाई विश्व पर 18 किलोमीटर होती है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर। अब ये 18 किलोमीटर 8 किलोमीटर का अंतर क्यों पाया जाता है, क्या आपको पता है? इसका कारण है सूर्य तप। देखो, विश्व पर सूर्य तप अधिक पाया जाता है, इस कारण गैसें गर्म होकर अधिक ऊंचाई तक ऊपर उड़ती हैं। ध्रुव ठंडे होते हैं तो वहाँ पर इसकी ऊंचाई कम होती है, क्योंकि गैसें हवा में ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती। लेकिन वहीं पर विश्व पर गर्म होकर अधिक ऊंचाई पर जाती हैं। इस कारण सौर सीमा की विश्व पर ऊंचाई अधिक है और ध्रुव पर ऊंचाई कम है। 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर 10 किलोमीटर का अंतर हो गया। इस कारण इसकी सौर सीमा की जब अपन बात करते हैं औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 13 किलोमीटर होती है। सौर मंडल में क्या क्या होता है, अब बात करें सौर मंडल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, जो बादल वगैरह का निर्माण होता है, वर्षा वगैरह आती है, वो सभी इसी मंडल में आती है। इस कारण मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, तो इस कारण इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। संवहन मंडल किसको बोलते हैं? सौर मंडल को ही बोलते हैं। सौर मंडल में सामान्य तापमात्रा होती है, मतलब ऊंचाई पर जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में कमी आएगी। तो सामान्य तापमात्रा कितनी होती है? इसकी सामान्य तापमात्रा होती है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर पर। जैसे जैसे अपन ऊपर सौर मंडल में ऊंचाई पर 165 मीटर जाएंगे 1 डिग्री तापमान में कमी हो जाएगी। और ये कमी क्यों होती है? तो सामान्य तापमात्रा होती ही क्यों? देखो, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडल की सघनता में कमी आएगी। सघनता में कमी आएगी तो जो तापमान है वो कम रहेगा। वहाँ पर जो पृथ्वी का जो सतह है, भूपृष्ठ है, वहाँ पर तापमान अधिक होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की सघनता अधिक है, तो तापमान पास रहता है। सारी आसपास की वायु सारी गर्म होती है, इस कारण यहाँ पर तापमान अधिक होता है। दूसरी जो एक बात याद रखना, जो तापमान बढ़ता है वो होता है पार्थिव किरणों के कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है अधिक। तो भूपृष्ठ के पास पार्थिव किरणें अधिक होंगी। तो दूसरा कारण ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आएगी। तीसरा जो जलवाष्प और धूल कण है, जैसे जैसे अपन ऊंचाई में जाएंगे तो जलवाष्प और धूल कण है, इनकी मात्रा में कमी आती है, और इनकी मात्रा में कमी आने के कारण तापमान में भी कमी आती है। सौर मंडल में इम्पोर्टेंट चीज़ मौसमी गतिविधियाँ, सामान्य तापमात्रा। मैंने समझा दिया तापमात्रा होती क्यों है। अब बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक। और इसमें ध्यान रखना, समताप मंडल बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें मौसमी गतिविधियाँ वगैरह नहीं रहती, ये सामान्य समान प्रकार का ही रहता है। एक बात ध्यान रखना, जो सौर मंडल होता है उसमें बात किए थे कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। तो तापमान में कमी आती है, जो सौर सीमा होती है ना, तो सौर मंडल की जो ऊपरी सीमा, वहाँ पर ये -80 किलोमीटर तक का तापमान 80 डिग्री तक का तापमान हो जाता है।
सौभ सीमा के पश्चात जो शुरुआत होती है वो होती है समताप मंडल की, और इसमें तापमान में वृद्धि होती है। इसकी सीमा 50 किलोमीटर तक होती है। जब जैसे जैसे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो तापमान में वापस वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, और जो समताप मंडल की ऊपरी सीमा होती है वहाँ जाते जाते तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक वापस पहुँच जाएगा। तो ये 18 किलोमीटर पर -80 था, और 50 किलोमीटर पर ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी समताप मंडल होता है उसमें तापमान में वृद्धि होती है। एक पहला फैक्ट हो गया कि समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा यहाँ पर जो सौभ मंडल है, सौभ मंडल में की दूरों पर ऊपरी सीमा कितनी थी 8 किलोमीटर। तो समताप मंडल शुरू हो जाएगा 8 किलोमीटर से ही। इस कारण वहाँ पर जो ध्रुवों पर बर्फ़ से निर्मित जो बादल होते हैं वहाँ की उनकी मौजूदगी होती है। ध्रुवों पर जो बर्फ़ बादल होंगे, बर्फ़ कणों से निर्मित बादल, इनकी उपस्थिति होगी समताप मंडल में। और ये जो बादल होते हैं जो बर्फ़ के कणों से निर्मित होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? नेक्रियस बादल। नेक्रियस बादल या मदर ऑफ पर्ल बादल बोलते हैं। इसका योगदान क्या है? ये जो धूल कणों से और बर्फ़ कणों से निर्मित जो बादल है ना, ये जो ओजोन परत है उसका क्षरण करते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण में इसका योगदान रहता है। और दूसरा, प्रदूषण में भी वृद्धि करते हैं। देखो, वायुमंडलीय जो चक्कर बनता रहता है, ये अपन आगे वायुमंडल आगे टॉपिक में समझेंगे मौसम वाले में। तो वहाँ से जो ध्रुवों से जो वायु आती है वो विश्व पर और बाकी पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रदूषण का कार्य करती है। तो ध्यान रखना। दूसरा पहला फैक्ट तापमान में वृद्धि। दूसरा, यहाँ पर भी जो बादल बनते हैं उनको नेक्रियस बादल बोलते हैं। तो अब बात करते हैं मध्यमंडल की। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो मंडल होता है इसको बोलते हैं मध्यमंडल। और यहाँ पर ही ध्यान रखना, मध्यमंडल में जो अंतरिक्ष से जो मलबा आता है, जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड और जो मलबा आता है अंतरिक्ष का, उसके यहाँ पर जल जाता है और यहाँ पर राख का निर्माण होता है। और जो अंतरिक्ष मलबे की राख होती है उसको निशादीप्त बोलते हैं। निशादीप्त। इन बादलों को क्या बोलेंगे? ये भी बादल हैं, इनको बोलेंगे निशादीप्त। तो मध्यमंडल में क्या होता है? जो उल्का पिंड या अंतरिक्ष से मलबा होता है वो यहाँ पर जल जाता है, इस कारण यहाँ पर राख मौजूद होती है और इस राख को निशादीप्त बोलते हैं। अब बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल वही है जब अपन टीवी वगैरह देखते हैं तो अपने जो संचार की वापस लौट के आती हैं तरंगे, वो आयन मंडल में होते हैं। यहाँ पर आयन पदार्थ की उपस्थिति अधिक होती है। तो अपन जो सैटेलाइट वगैरह दूरसंचार के लिए सैटेलाइट वगैरह उपस्थित करते हैं वो अंतरिक्ष में, वो इसी वायुमंडल में करते हैं। और इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर, जो अपनी मध्यमंडल की ऊपरी सीमा थी 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक। तो अपनी सारी जो जितनी भी छोटी सैटेलाइट होती हैं कम ऊंचाई वाली, वो इसी मंडल में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, सैटेलाइट वगैरह कहाँ पाई जाती हैं? आयन मंडल में। इससे आयन मंडल की मतलब 400 किलोमीटर से जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो बहिर्मंडल कहलाता है। मतलब ऊपरी जो सबसे बाहर का मंडल है वो बहिर्मंडल कहलाता है। अब इन चारों को अपन एक डायग्राम से समझते हैं। चारों पांचों जितने मंडल हैं सबकी विशेषता तो अपन ने देख ली। अब एक सिंपल डायग्राम बना के समझते हैं ताकि ये याद करने में आसानी रहे। देखो, सौभ मंडल पहला कौन सा था? सौभ मंडल विश्वत पर 0 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर। 0 डिग्री पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है और 90 डिग्री पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर पर इसका तापमान कितना होता है?
इसका तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस। वहीं 8 किलोमीटर में यानी ध्रुव पर जो सौरमंडल की ऊपरी सीमा है उस पर तापमान कितना होता है -45 डिग्री सेल्सियस। इसके इम्पोर्टेंट बात कौन से इफेक्ट थे? मौसमी गतिविधि होती है, सामान्य तापमान दर होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर होती है। इसका क्या कारण था ऊपर मैंने बता दिया है। इससे ऊपर सौरमंडल से ऊपर पाया जाता है समतापमंडल। समतापमंडल इसकी ऊंचाई कितनी होती है 50 किलोमीटर तक। समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ध्यान रखना। जो ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में जो थोड़ी बहुत बात बताऊं तो O3 ये हल्के, इसका रंग कैसे होता है? हल्के नीले रंग की होती है या रंगहीन होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक। और सबसे पहले इसको 1913 में चार्ल्स मोदिया ने दिया था। तो ओजोन के बारे में बेसिक बातें ध्यान रखना। समतापमंडल में दूसरा क्या होता है? यहाँ पर न्यूक्लियस बादल पाए जाते हैं। न्यूक्लियस बादल क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था कि जो ध्रुव पर बर्फ कणों से निर्मित होते हैं उन बादलों को न्यूक्लियस बादल बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या था? मदर ऑफ पर्ल बादल। समतापमंडल से ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? यहाँ पर जो अंतरिक्ष मलबा होता है वो यहाँ पर जल जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक। और 80 किलोमीटर पर इसका तापमान, समतापमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल में तापमान में वापस गिरावट होने लगती है और ये -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और यहाँ पर कौन से बादल पाए जाते हैं? निशादीप्त अंतरिक्षीय मलबा से निर्मित बादल, ध्यान रखना। मध्य मंडल से ऊपर पाया जाता है आयन मंडल। ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और आयन मंडल में आयनित पदार्थ ज़्यादा होते हैं। इस कारण जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उपग्रह, वो इसी मंडल में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। और आयन मंडल से ऊपर का मंडल ये होता है बहिर्मंडल होता है, जो खुला है, इसकी ऊपरी सीमा कुछ नहीं है। और मध्य मंडल के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होती रहती है। तो ये हो गई अपनी वायुमंडल की संरचना। ओके, ठीक है। अपन आगे बात करेंगे तापमान की, जो सूर्य ताप होता है उसके बारे में बात करेंगे, और जो अक्षांशीय है उसमें बजट है उसके बारे में अपन अगले टॉपिक में बात करेंगे। ध्यान रखना, ये टॉपिक पीटी और मेंस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग मेन इम्पोर्टेंट है। पीटी में हर 1-2 साल में यहाँ से पर्सन पूछे जाते हैं। शायद लास्ट ईयर भी यहाँ से पर्सन था, अभी मेरे रिकॉल नहीं हो पा रहा है वो पर्सन क्या था। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि इन टॉपिकों से कौन कौन से पर्सन पूछे गए थे। ओके, बाय बाय।